नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और एक बार फिर से हमारे साथ हैं कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी। नमस्कार। आज आपने भी बड़ी अच्छी सी जैकेट डाल ली है, हैं? पुरानी है बहुत। और निराला जी एक पार्टी में गए थे, हाँ। तो पूरा गोल बंद गले का कोट डाल के बोले निराला जी कमाल है, कोट डाला है आप तो। हाँ बोला भाई कोट डाला है, गर्मी सी थी थोड़ी सी, तो बोले इतनी गर्मी में ऐसा कोट, तो उन्होंने कोट उतार के दिखाया, वो कमीज फटी हुई थी। उसको ढक रखा दोस्तों, काफी समय बाद हरियाणा को एक ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जो बातें बहुत अच्छी करते हैं, और जब आप नायब सैनी जी को बोलते हुए देखेंगे तो ऐसे लगता है जैसे बातों की वो मशीन हो, और बहुत ही मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बातें रखते हैं। और अगर बातें का कोई कंपटीशन हो तो मैं उनको 100 में से 100 नंबर दूंगा, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता को काम भी चाहिए हैं, क्योंकि अब आप ये ब्लेम नहीं कर सकते कि कांग्रेस राज में सब बिगड़ गया था, क्योंकि 10 साल से आप लोगों की सरकार केंद्र में भी है और हरियाणा में भी है, और अभी विधानसभा के सेशन खत्म हुए हैं। तो सेशन का ओवरऑल निचोड़ अगर देखें तो ये पहला ऐसा सेशन मुझे लगा, मनोहर जी के टाइम पे भी कुछ ऐसी सकारात्मक बातें निकल के सामने आती थी जिस पे हरियाणा प्रदेश का कोई एक विजन या चीज़ें दिखाई देती थी, लेकिन इस बार पूरी लफबाजी सेशन में होती रही। तो कॉमरेड साहब जी, सेशन आपने भी देखा होगा, ओवरऑल इस विधानसभा सेशन के बारे में आपकी क्या राय है? दरअसल क्योंकि पहला सेशन था तो एक जो दिशा प्रकट होनी चाहिए थी शासन की प्राथमिकताओं की, वो तो नज़र नहीं आ रही कहीं। मतलब वो रूटीन की जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं, या पहले से जो घोषणाएं थी उनके बारे में कोई अंदर लेजिस्लेशन लेके आया गया, वो अपनी जगह, विधेयक पेश कर दिया, पास भी हो गया, वो अपनी जगह है। लेकिन जो मुद्दे फोकस में आने चाहिए थे इस मौके के ऊपर, वो मुझे ये लग रहा है कि वो नहीं उठे, बड़ी नहीं बात, बहुत तरीके के साथ। मतलब और वो जिस तरीके का जनमत हुआ इस बार के चुनाव के अंदर, उसमें भी एक ऐसा संदेश निहित है जो मतलब असेंबली सेशन में जो निर्णायक मुद्दे हैं जन सरोकार के, उनकी अनुपस्थिति को एक्सप्लेन करेगा। मतलब आप ये देखिए कि एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो मतलब बहुमत है, 60% भी कह सकते हैं, जो बीजेपी को हराना चाहता था, लेकिन वो इसलिए भी नहीं हरा पाया कि मुख्य विपक्षी पार्टी उनका विश्वास जीतने में पूरी तरह सफल नहीं हुई। हालांकि बराबर बराबर सा वोट दोनों को मिल भी गया, परंतु वो जो हराना चाहता था निश्चित रूप से वो कोई बहुत अपेक्षाएं भाजपा के शासन से नहीं कर रहा। नहीं, पहले 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं, ये उसकी निरंतरता से शुरू हुआ है। तीसरा जो सेशन है एंटी इनकम्बेंसी से, तो और जो मतलब कांग्रेस को वोट कर भी रहा था, वो इसलिए भी ज़्यादा कोई उत्साहित नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो विपक्ष जीता नहीं है इलेक्शन के अंदर। तो मिसाल के तौर पर अभी हाल में कुछ ऐसे मुद्दे उठे जिसकी लोग जिसका जवाब चाहते हैं और पारदर्शिता चाहते हैं। जैसे 70% जनता जो है हरियाणा की, वो गरीबी की रेखा से नीचे है। हाँ, विधानसभा में ये मामला उठा है, वो उठा विधानसभा में, लेकिन उसका जवाब नहीं मिल रहा। और 75 लाख जो लोग हैं वो पिछले 2 साल में ऐड हो गए गरीबों की सूची में, लेकिन 75 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। और वो कौन से तिमाही में ऐड हुए हैं ज़्यादा, ये अभी तक गवर्नमेंट बताना नहीं चाह रही है। लेकिन ऐसा खदशा और अंदेशा है कि वो चुनाव से पहले ऐसा किया गया है, काफ़ी सारे परिवारों को
जिनकी पात्रता उसमें नहीं थी उनको जो है उसके अंदर डाल दिया गया गरीबी की रेखा में, ताकि वो कई तरह के लाभ प्राप्त कर सकें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में से। और इसके जब ये बात एक्सपोज होके आई मीडिया के माध्यम से, आपने भी त्यागी जी के साथ बात करते हुए जिस तरह से रखा था, उसके तुरंत बाद एक और तथ्य सामने आया कि जो जिनकी पात्रता है गरीबी की रेखा के रूप में, उनको एक्सक्लूड, वो बाहर हैं, बल्कि अभी तक भी वो अबाउ पावर्टी लाइन अबाउ वाले बिलों में चले गए। अब ये स्पष्ट तौर पर वो कुछ कह नहीं पा रहे कि कब हुआ और ये उन्होंने सबसे बड़ा रीजन एक तो ये दिया कि मैं सुन रहा था उनको, अरविंद शर्मा को, डॉक्टर अरविंद शर्मा को, हाँ। उन्होंने एक तो इस बात पे पूरा जोर रखा कि तुम गरीबों का मजाक मत बनाओ। तो और इसके पीछे रीजन ये दिया कि जो आयकर इनकम की जो सीमा थी वो 1,20 से 1,80 इन्होंने कर दी। 1,80 कर और वो 1,80 भी ये ऐसा नहीं है कि कोई जांच करेगा उसकी। मैं कह रहा हूं कि मैं 1,80,000 कमाता हूं, सेल्फ डिक्लेरेशन में मैंने डाल दिया, वही काफ़ी है उस पर। हाँ, उसके लिए कोई मतलब पूछने की जरूरत नहीं है किसी से भी। नहीं, उसको वो एक कारण के रूप में गिनवा रहे हैं। हाँ, कि सेल्फ डिक्लेरेशन थी, स्वयं को ही घोषित करना था फॉर्म भरते हुए कि मेरी इतनी है एनुअल इनकम। लेकिन ऐसा होता नहीं जब तक वो ना चाहें कि बहुत सारे लोगों में बांट दिए होंगे फॉर्म, ये लो भरो, हम देख लेंगे बाद में। मतलब ऐसा पीपीपी से जोड़ दिया ना जी। पीपीपी में आपकी इनकम 1,80 दिखा रहा है, हाँ, तो फिर किसी की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली बीपीएल बन जाता है, बन गया। हाँ। लेकिन ये जो पीपीपी का कितना बड़ा झगड़ा था परिवार पहचान पत्र का, कि अंततः खट्टर साहब के टाइम में ये परिवार परेशान पत्र के रूप में जाना जाने लगा। और मैं ये कह रहा हूँ, अगर 1,20,000 की वो इनकम की सीमा थी भी, जिसको 1,80,000 कर दिया गया बाद में गरीबी की रेखा के लिए, तो इस दौरान में जब वो 1,20 तय की थी, महंगाई कितने प्रतिशत बढ़ी आप ये भी तो देखो ना। तो उससे जाहिर है कि वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, अगर बढ़ी हुई इनकम भी है उतनी मुद्रास्फीति से या महंगाई से। और महंगाई भी जो खुदरा की महंगाई कहते हैं, जो आम आदमी को प्रभावित करती है बाजार के अंदर से, खाने पीने की चीज़ें हैं, सब्जियां हैं, उसकी, तो वो कोई बड़ा उस तरीके से तथ्य नहीं है। लेकिन आप जब हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं हिंदुस्तान में, तो इसका जवाब कैसे दोगे आप, स्पष्टीकरण कैसे दोगे कि आपकी 70% जनसंख्या जो है वो गरीबी की रेखा से नीचे है? उसका तो दे दिया स्पष्टीकरण कि गरीबों का मजाक मत बनाओ। तो गरीबों का तो मजाक नहीं बनाएंगे, वो शायद इसलिए कह रहे होंगे कि जो गरीब नहीं हैं और गरीबी की रेखा में आ गए उनका मजाक उड़ता है। सरकार की हालत पता है कैसी है कामेडी साहब? कोई चोरी को लेके पंचायत हो रही थी, हाँ, तो वो जो चौधरी साहब था जो पंचायत में चोर खोजने की जिम्मेदारी थी, हाँ, हाँ, उसको पता लगा कि उसका खुद का लड़का ही चोर है। तो वो उन्होंने अपना संबोधन जो शुरू किया था वो ऐसे ही शुरू किया कि देखो भाई, बहुत बुरी बात है चोरी करना ना, और चोरी करने से सामाजिक नुकसान है, पतन हो जाता है इंसान का, लेकिन कई बार इंसान है ना ऐसे काम कर देता है। हाँ। तो उस बात को दबाना चाहिए, ज्यादा उछालना नहीं चाहिए। ये भी वही बात है इनकी। हाँ। यानी कोई जांच पड़ताल करना वो जरूरी नहीं समझते। असेंबली का सेशन है, बाकायदा जवाबदेही होनी चाहिए वहाँ पे कि किसी को संतुष्ट तो करो आप कि बात क्या है। अगर तो ये मतलब राजनीतिक कारणों से वोट लेने के लिए थोक में इस तरीके का किया गया है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक माल प्रैक्टिस, भ्रष्टाचार है चुनाव जीतने की। नहीं, वो तो आप ये देखिए कामेडी साहब कि किसान तो कह रहे हैं कि हमें डीएपी नहीं मिली। किसान क्या कह रहे हैं, आप थानों में डीएपी के लिए लोग उकड़ू बैठे हुए हैं, और वहां बैठे हुए हैं जहाँ पे बीजेपी के ही विधायक हैं। बिल्कुल। मतलब आप बारडा में देखिए बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन लोग थानों से डीएपी लेके आ रहे हैं। अखबार कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि डीएपी की कोई कमी नहीं है।
ये मतलब अजीब सी बेशर्मी का मतलब माहौल एक है। बार नहीं, बार बार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि डीएपी की कमी मान ही नहीं रहे है। इस बात को। और अगर वो जो अरविंद शर्मा जी की बात आप कह रहे थे, गरीबी का मजाक, क्या इससे किसान का मजाक नहीं उड़ रहा है? यानी वो झूठा साबित हो रहा है। किसान झूठा है, सरकार सच्ची है। सरकार सच्ची हो गई। हाँ। तो ये इतना बड़ा हास्यास्पद एक परिस्थिति है सामने, जो वास्तव में बड़ी निंदनीय है कि भाई आप इस चीज़ को मान लो, और जबकि सच्चाई ये है कि कंसाइनमेंट डीएपी की पूरी नहीं आ रही, और वो उसकी जगह विकल्प में और कुछ बेचना चाहते हैं, नैनो डीएपी या नैनो यूरिया वगैरह वगैरह। वो उनकी नीति के तौर पे है सेंट्रल गवर्नमेंट की, लेकिन आप पर्दा डाल के उस काम को करना चाह रहे हो और महंगा भी करके आखिर उसकी सप्लाई बंद कर देंगे सब्सिडी घटाते घटाते। ये कॉरपोरेटाइजेशन है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का बेसिकली, उसको छिपा रहे हैं, सामने लेके नहीं आ रहे। तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि लोग चीख चीख के बोल रहे हैं वहाँ पे और आप उस चीज़ को लोग ही झूठे हैं जी। अच्छा, यही बात पराली के संबंध में है। पराली के संबंध में आप देखिए कि किस तरीके से एक चेन बनती है कि आप धान की लिफ्टिंग नहीं हो रही पंजाब में, हरियाणा में टार्डी लिफ्टिंग कहते हैं, स्लो है, बहुत आहिस्ता है, और वो लिफ्टिंग नहीं हो रही तो प्रोक्योरमेंट जो खरीद है वो भी आहिस्ता हो रही है। तो किसान भी ये सोचता है 2 दिन बाद में काट लूंगा, नहीं तो मंडी में जाके खड़ा होना पड़ेगा, फायदा क्या है। तो वो 2 दिन बाद काटेगा तो उसकी रबी की बिजाई जो है अगली लेट होने लग रही है। तो फिर चलो उसने अंततः काट दिया। अब वो काटने का कोई स्टबल का मैनेजमेंट है नहीं, पराली का प्रबंधन कोई सरकार अपने ऊपर ले नहीं रही है, और वो उसको जलाने पे मजबूर हो गया। अब एक जगह मैंने पढ़ा कि ये सैटेलाइट से पता लगाते हैं किस किस के खेत में पराली जल रही है, मतलब तो उसमें ये आया कि जो सैटेलाइट ने शो किए थे उसमें 35% झूठे पाए। ये एक बात। और उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन, अधिसूचना जारी कर दी, जिसके ऊपर जो टाइटल है उसके ऊपर लिखा हुआ है इम्पोजिशन, कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन फॉर कंपनसेटिंग द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। वायु प्रदूषण को खराब करने के लिए खामियाजा भरना पड़ेगा, उस खामियाजे के लिए जुर्माना लगाना और इकट्ठा करना और फिर उसको इस्तेमाल करना। नहीं, कैसे ठीक होगा? अब बताइए, उस पैसे को आप वायुमंडल को स्वच्छ करने के लिए कैसे प्रयोग करेंगे? और अभी आज के अखबार में, पहले भी हमें पता है कि पराली जलाने का अंश में पहले भी बोल रहा था बहुत कम है कुल मिला, क्योंकि ये त्योहारों का सीज़न है, पटाखे भी फोड़े जाते हैं और कुछ टेम्परेचर और ओस पड़ने का हवा नहीं चल रही होती है तो वायुमंडल में सस्पेंडेड रह जाते हैं। उसमें जो इकट्ठा जो त्योहार के बाद कूड़ा करकट जलाया जाता है, फिर यातायात का है, फिर उद्योग का है, फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से होने वाला जो प्रदूषण, वो सारा जुड़ गया। आपको अकेला एक किसान ही दिखता है जिसको जमीन बोने के लिए मजबूरी में कुछ कर रहा है, जिसकी आपने कोई मदद नहीं की। और आज मैं पढ़ रहा था कि 12 जो थर्मल पावर प्लांट है हमारे नेशनल कैपिटल रीजन में, एनसीआर में, उनसे होने वाला वायु प्रदूषण जो है वो 240 गुना ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ता है वायुमंडल में पराली के मुकाबले। अब ये उसको आप हर बार आके प्रताड़ित और दंडित और उसको कटघरे में खड़ा कर देते हैं। किसान को उसकी मजबूरी को नहीं समझ रहे कि वास्तव में फिर उसमें अदालतें भी बीच में। कई बार मैं ये भी सोचता हूँ कि स्कूल बंद करने से पर्यावरण कैसे मतलब ठीक होगा। वो तो इसलिए करते हैं कि भी बाहर निकलेगा बच्चा तो लंग्स में जो है वो जाएगी। घर में कौन सा अच्छा इंडोर में थोड़ा सा फर्क रहता है उसमें तो, पर ये उसका उपाय नहीं है ना। आप जब तक अवेयरनेस नहीं करेंगे कि भाई दीपावली दीप जलाने के लिए होती है, आप पटाखे नहीं, दीपावली पे, दीपावली छोड़ो, करवा चौथ पे गधे पटाखे बजाते हैं। आप इमेजिन करो शादियों में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखे मत बजाओ तो लोगों ने ज्यादा बजाए,
हाँ, तो अब कि ये तो हमारे त्योहार पे वो तो हमारे यहाँ हरियाणा सरकार ने केंद्र वाली अधिसूचना जो थी उसके आधार पर जो जुर्माना था वो डबल कर दिया पराली जलाने वाले किसान पे, जिसकी मतलब 5 एकड़ तक की उस पे 3,000 रुपये, 2,500 था 5 कर दिया, जिसकी 5 एकड़ से ऊपर हो 30,000 रुपये उसको भरना पड़ेगा मतलब। और मुकदमा दर्ज हो गया, जबकि 9 दिसंबर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा को केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने लिखित में एक चिट्ठी डाली और उसमें 5वां बिंदु, मतलब उस चिट्ठी के आधार पे आंदोलन वापस हुआ था, 3 कानून तो रद्द हो गए थे, उसमें 5वां जो बिंदु है लिखित में उसमें लिखा हुआ है, जहाँ तक पराली का ताल्लुक है उसमें वायु प्रदूषण के लिए पराली के मामले में किसान को आपराधिक संलिप्तता से मुक्त किया जाता है, बाकायदा लिखा। और अब ऊपर से वो जुर्माने तो अच्छा क्या होगा, अभी 15 दिन के बाद ये सारा मामला फिर 1 साल के पीछे चला जाएगा, कैसे उसका प्रबंधन होना। जैसे ही अभी ठीक हो जाएगा ना वातावरण, सारी बातें लुप्त हो जाएंगी। मैं इसीलिए साल भर के लिए हो जाएंगे। और अभी तो शशि थरूर कह रहे हैं कि दिल्ली देश की राजधानी रहने लायक ही नहीं रह गई है, मतलब दिल्ली को देश शिमला टाइप का कोई वो काम होना चाहिए। आप ये देखो ना कि कितना ज़्यादा मतलब वाहन ऐड हो जाते हैं रोजाना दिल्ली राजधानी के अंदर, तो ये है। इसके अतिरिक्त जो सेशन के अंदर मेरे को ये भी लगता है कि कुछ उन्होंने हमारी एक मांग किसान आंदोलन की है, वो ये है कि जो ठेके पर खेती करता है वो मतलब 2 तरह के, भूमिहीन भी है, छोटा किसान भी है जो दूसरे की ले। अब इन्होंने पट्टेदारों के लिए किया है। अब वो पट्टा शब्द उसमें वो है वही जिसको अपने यहाँ ठेके पे जमीन लेना बोलते हैं, ये वही है। उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई वैधानिक संरक्षण नहीं था कि भाई फसल खराब होगी तो मुआवजा किसको मिले, या उसके पास क्योंकि क्रेडिट कार्ड नहीं है, जिसकी बहुत ही कम जमीन है या है नहीं, तो वो कहाँ से ऋण नहीं ले पाने की स्थिति में था। उसके लिए एक प्रावधान अब इन्होंने किया है, लेकिन इतने बार हम ज्ञापन वहाँ पर देते रहे हैं, ये कोई 30 और 40% के बीच में ऐसा किसान है जिसको इस तरह का वैधानिक संरक्षण की ज़रूरत थी, लेकिन किसान संगठनों से कोई बातचीत नहीं की गई कि भाई इसमें क्या प्रावधान ठीक रहेंगे, हम उसके अंदर कुछ और भी उसको बेहतर बनाने में योगदान दे सकते थे। उसको पहले से जारी भी नहीं किया कि भाई ये हम पेश करके पास करेंगे सदन के अंदर, वो पहले से सार्वजनिक रूप से जारी कर देते तो हम फिर भी उसके अंदर कुछ योगदान दे सकते थे। अभी और भी हैं इस प्रकार के जिनको पट्टेदार ही कहते हैं, लेकिन वो जिन्होंने आके मतलब ज़मीनों पे बसे कुरुक्षेत्र कैथल में, इस प्रकार के पट्टेदार और भी हैं जिनको संरक्षण दिए जाने की ज़रूरत है, उनको अब तक मिला नहीं। तो हालांकि एक अच्छी चीज़ इसमें सेशन में मुझे लगी कि ये जो हाई टेंशन तारें हैं जिन खेतों से गुजर रही हैं, उनको किसानों को लगातार मुआवजा देने का मतलब कोई कानून ये बना रहे, वो तो बना रहे, उसके ऊपर भी जो हमारा ज्ञापन है उस पे वो बात नहीं कर रहे। ये 2 तरह की, आपके सड़क के साथ आपका खेत है, उसमें से आपकी टावर चली गई, बिजली के तार भी खिंच गए, तो आपकी वो वैल्यू कम हो जाएगी। हाँ, उसके तो कोई लेने वाला ही नहीं होता, लेने वाला नहीं होगा, तो वो जगह जगह वो प्रतिरोध चल रहे हैं। और ये 2 तरह से है, एक नीचे से तेल की पाइपलाइन बिछ रही है जो गुजरात से शुरू होकर पानीपत तक जा रही है, वो जगह पुलिस की मदद से धक्के से खोद रहे हैं। सोनीपत में कई डंडे भी लगे किसानों को, खेत को यहाँ इधर कोला गांव में हम 2-3 बार पंचायत होली, वो पुलिस की मदद से खुदवा रहे हैं। भाई तुम बातचीत करो ना, उसके खेत में जा रहे हो किसान के, उसमें तो आप लिखा हुआ देखते हैं कई जगह प्राइवेट प्रॉपर्टी पे ट्रेसपासिंग विल बी प्रोसिक्यूटेड। भाई इसका उल्लंघन करने वाला दंडनीय अपराध वो जबरदस्ती जा रहा है पुलिस की मदद से। भाई सेटल करो ना उनके साथ, और वो गहराई तक जाता है, उसके नियम, आप उस पर भवन नहीं बना सकते, पेड़ नहीं लगा सकते, कई तरह की चीज़ें नहीं कर सकते, ज़मीन की भी वैल्यू वहाँ पे
कम हो जाती है। अभी हाल में पिछले दिनों एक कहीं पाइपलाइन फट गई तो उसके कई लोगों की मृत्यु भी हो गई, वो आग लग गई तेल निकलने से उस तरह से। खैर वो जो भी है, हम कोई विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन आप ये देखिए ना, क्योंकि ज़मीनें तो उसके निशाने पर। अब ये कह रहे हैं ये जो 152 NH गया और जम्मू कटरा वाला नेशनल हाईवे जा रहा है, उसके जो बीच की ज़मीनें हैं, हाँ, उसके ऊपर कह रहे पिल्लू खेड़ा और उसके इर्द गिर्द के रीजन में कि आप वहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं बना सकता किसान उस ज़मीन के ऊपर। तुम क्या करना चाहते हो पहले अपनी योजना बनाओ, फिर उसको आप कॉन्फिडेंस में लो। तो हमारा जो 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून हमने बनवाया था लड़ाई लड़के किसान आंदोलन ने, उसका टाइटल ही ये था कि रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन की असेसमेंट की जाएगी भूमि लेने से पहले, और जो उपजाऊ जमीन होगी वो नहीं ली जाएगी। 70% किसानों की सहमति ली जाएगी, और उसमें मुआवजे के लिए भी ये था कि शहर के नज़दीक की होती 2 गुना मुआवजा दिया जाएगा, और वो गांव की वहाँ की तो 4 गुना दिया जाएगा। वो फिर इन्होंने क्या किया, 2015 में रद्द करने की कोशिश की, तो मेजॉरिटी की वजह से, क्योंकि मोदी जी आए 14 में, और सबसे पहले कारपोरेट ने मांग ये रखी कि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को रद्द करो। हम तो कुछ नहीं ज़मीन ले सकते ऐसे तो कहीं भी। तो उन्होंने अगले ही साल पार्लियामेंट सेशन में पेश कर दिया और पास कर दिया 2015 संशोधन के नाम से, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं था, पास नहीं कर पाए, तो वो रद्द हो गया। अब उन्होंने फिर 2020 में यहाँ खट्टर साहब ने अपनी सरकार में बैकडोर से उसको पास कर लिया, और वो जितने भी किसान मजदूरों के पक्ष के उसके अंदर प्रावधान थे सब हटा दिए, वो हटा दिए गए। और अब जमीनें निशाने के ऊपर हैं, तो किसानों के साथ कोई बात नहीं हो रही है कि भाई आपको क्या वैकल्पिक रोजगार, और उन सब लोगों को जो उस भूमि के ऊपर जिनकी आजीविका चलती थी। तो भूमि का सवाल बहुत बड़े सवाल की तरह से सामने आ गया है हमारे समाज के लिए, और उसी के ऊपर क्योंकि निर्भरता कृषि प्रदेश है हरियाणा, तो ये भी उसमें एक होने वाली चीज़ है। तो वो जो नीचे की पाइपलाइन गुजरती उसका भी जिक्र कुछ भी नहीं वहाँ पे हुआ है। मतलब जबकि हम वहाँ जब गए हुए थे तो सोनीपत इसके बिरोदा हल्के के MLA भी वहाँ पे आए थे, मतलब परंतु पता नहीं वो उन्होंने तो उठाई होगी मांग, पर सरकार के ऊपर है ना कि हाँ उस पर रिस्पॉन्स देना चाहिए, रिस्पॉन्स उस पे देना चाहिए। तो इस बार सदन में एक नई चीज थी जी, आप जैसे बात करो रोटी की तो वो बात करेंगे ब्रेड की मतलब बिल्कुल घुमा दो बात को। हाँ, आप जैसे रोटी की बात करो वो उपवास की बात करेंगे। जैसे नौकरियों पे बात हुई तो वो उन्होंने कहा कि हम इनको पक्का कर रहे हैं, इनको जॉब सिक्योरिटी दे दी। 1,80,000 पद खाली पड़े हैं, सैंक्शन पोस्ट 10 साल से खाली पड़ी हैं, उनको कब भरेंगे कोई नहीं बता रहा, लेकिन वो घुमा रहे हैं बातों को जलेबियों की तरह। और ये सारा स्थायी रोजगार है, जो 2 लाख और 1,80,000 भरोगे आप, तो इनको जो जॉब सिक्योरिटी दी है वो कैसे पॉसिबल है। और 1,20 जो आपने लगा दिए, कह रहे हैं कि वो हटाएंगे, HKRM से लगा दिया आपने, वो स्थायी रूप से कच्चे रहेंगे। अब मतलब बीच में उसकी अपेक्षा वो नहीं कर सकते, उधर से 2 लाख की भी कह रहे हैं तो जब तक ये निजीकरण की नीति वापस नहीं जाएगी। चुटकुला है जी। हाँ, वो मास्टर जी पढ़ा रहे थे क्लास में, तो DO आ गया अचानक, तो हिंदी की क्लास थी, तो उन्होंने कहा बच्चों कुछ पूछूं, बोले जी पूछो। तो उन्होंने बोर्ड पे लिख दिया ऋषि, तो ऋषि थोड़ा मुश्किल है, अटकड़ आती है उसमें तो बोले ये लिख के दिखाओ। तो सारे बच्चों ने लिखा, एक ने नहीं लिखना है, वो बोला जी बाबा लिख दूं ये ऐसा सेशन है जी। नहीं, वो ऐसा भी कहते हैं कि वो अध्यापक पूछने लगे विद्यार्थियों से भी तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था, मतलब तो किसी ने रोहतक, कोई भिवानी, कोई सोनीपत,
तो जहाँ का भी जन्म हुआ था वहाँ की स्पेलिंग पूछ रहे थे मतलब। तो एक जन अगले से पूछा कहाँ हुआ था जन्म, बोला जी कुरुक्षेत्र। बोला स्पेलिंग बताओ। बोला भूल का क्या गया जी, जींद में हुआ था, JINT। जाम दी जीन चले गए जी हमें। भूल का क्या गया जी। तो वो पूछो कुछ और जवाब कुछ दें मतलब। ये पहला सेशन क्योंकि ये विधानसभा बात बहुत अच्छी करते हैं हमारे तो मुख्यमंत्री है ना, वो तो बहुत अच्छी बातें करते हैं। क्योंकि बात ये है ना कि जब तक किसी चीज़ का जवाबदेही निश्चित ना हो, वहाँ पे आप कुछ भी कह के मुकर सकते हैं, कभी कुछ कह लें कभी कुछ कह लें। और वो एक हमारे यहाँ ना मिसाल कहते थे कि वो लंगूर बंदर की एक ऐसी प्रजाति होती है जो एक जगह से दूसरी जगह छलांग मारे और वहाँ अगर लक्ष्य के ऊपर पहुँचने में सफल ना हो उतनी लंबी छलांग में, तो वापस छलांग मार सकता है मतलब। तो ये भी ऐसे ही है मतलब कि एक घोषणा करके फिर वापस करके और कुछ कर देंगे। तो गिमिक्री करते हैं मतलब उसमें भाषा में और बोलने में तो उनको वैसे भी दक्षता इसलिए हासिल है कि झूठ बोलना सिखाया जाता है कॉन्फिडेंस के साथ जी। मतलब कॉन्फिडेंस एक तो सच को स्वीकारो मत, दूसरा झूठ इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलो कि सच को शर्म आने लग जाए। अंग्रेजी का अखबार है द हिंदू, वो साउथ में पॉपुलर है, हमारे यहाँ भी कुछ कुछ आता है। उसमें एक खबर मैंने पढ़ी थी कि कर्नाटक में एक भाजपा के पूर्व मंत्री वो उनके अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे थे प्रशिक्षण की, तो उन्होंने ये कहा कि भाई झूठ बोलने में कभी भी संकोच मत करो, जो भी तुम्हें आता है ना बोल दो। कोई अगर कोई पूछता है तो 1 मिनट के लिए भी, मिसाल के तौर पर कोई आपसे पूछ ले भी बारिश कैसे होती है और आपको पता नहीं कैसे होती है, तो आप कह दो मोदी जी करवाते हैं। ये उदाहरण उन्होंने दिया। तो ये उनको महारत है मतलब। बहुत सारे मुंह हैं, बहुत सारी जबान है, वो तो उनकी बहुत विशेषता है ख़ास तरीके की। इसलिए वो सेशन में भी कहते हुए मिसलीड भी कर देते हैं और संतुष्टिपूर्ण जवाब वो देते नहीं हैं। अब पानी की, सड़कों की इतनी ख़राब स्थिति है, स्वास्थ्य विभाग की, शिक्षा की, प्राइमरी स्कूल के हरियाणा के अंदर 30% बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, 30%। बताइए अब ये जिस तरह से निजीकरण होता जा रहा है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, हाँ बिल्कुल, पीने का साफ पानी नहीं है, सड़कें खराब पड़ी हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि 10 साल में विकास ही विकास हो गया जी। हाँ आप, मैं पता नहीं कितने वीडियो में बात कह चुका हूँ, ये आप जिस सड़क से होके आए हो, सेक्टर से जैसे एंट्री करते हो, ये पूरा एक सर्विस रोड है। यहाँ सीवरेज लाइन डलनी थी, सीवरेज लाइन डलने के बाद आधा हिस्सा रोड के उस साइड, आधा हिस्सा रोड के इस साइड। रोड के इस साइड चूंकि जिला अध्यक्ष रहते हैं बीजेपी के, तो वो रोड तुरंत बना दिया गया और अब दोबारा से पक्का बढ़िया बना दिया गया। और इस साइड के जो लोग हैं उनका रोड नहीं बन रहा बेचारों का। और इवन उस पर बुरी बात यह कि जो बुलडोजर रोड बनाने वाला वहां उनके घर के सामने खड़ा कर दिया टूटे हुए रोड पे, ताकि वो उस टूटे हुए रोड पे भी ना चल पाए। ऐसा काम है इसका। ये है बहुत बड़ी एक्सीडेंट्स इतने हो रहे हैं खराब रोड्स की वजह से, और कानून व्यवस्था। हाँ, रोड्स वो सारे बढ़िया हैं जहाँ पे टोल लगते हैं। हाँ, वो टोल वाले भी। अभी जम्मू कटरा का हरियाणा में सबसे पहले हिस्सा शुरू हुआ है। आप यहाँ से गाड़ी लेके निकलोगे, आपकी जेब कटना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो ऐसा है कि जैसे 152D वाला है जी, इसके ऊपर ट्रैक्टर नहीं चढ़ सकता, बाइक नहीं जा सकती है उसके ऊपर, वो भी वहाँ पे हैं इस तरह के। तो ऐसा है इनका मामला। तो अब ये हो सकता है कि यूं ही कह दें कि भाई हमने तो 10 साल में सारे काम कर दिए, इसलिए अब कुछ बचा ही नहीं, और 5 साल और भी तो हैं इनके पास। 5 साल हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि एक जो विजन दिखाना चाहिए ना अपना। अब मान लो उन्होंने कहा कि भाई 500 रुपये में गैस का सिलेंडर मिल जाएगा, तो अब तो तुम्हारी आ गई सरकार, और 70% आपके गरीबी की रेखा से नीचे, तो गरीबी की रेखा से नीचे वालों को देना है, तो 70% को 500 रुपये शुरू करो देना आप। सही बात है। और जो भी मतलब वृद्धावस्था पेंशन या दूसरी सामाजिक कल्याण की
पेंशनें थी सुरक्षा की, वो भी घोषणाएं कर रखी हैं। उसके बारे में कोई घोषणा यहाँ सेशन के अंदर नहीं की कि वो कब तक उसको पूरी करने चाहते। एक रोड मैप जो होना चाहिए विकास, मैनिफेस्टो पे जो इन्होंने रखा था संकल्प पत्र, उस पे तो बात ही नहीं करना चाहते उस पे बात ही नहीं। हाँ, इतना जरूर कहते हैं कि हमारा वचन पत्र था। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब तक लोग अपनी तरफ से अपने मुद्दों को मतलब आर्टिकुलेट नहीं करेंगे खुद अपने स्तर के ऊपर, तो वो प्रशासन और शासन के स्तर के ऊपर भी प्राथमिकता पे वो मुद्दा आने वाला नहीं है। और ये फजूल की जो चीज़ें हैं ना, ये घुमा फिरा के ऐसे वो करते रहेंगे। तो ये ज़रूरी ये है कि लोग अपनी पहलकदमी के ऊपर जो उनके बुनियादी आजीविका के सवाल हैं उन पे खुद बात करना शुरू करें। मतलब तो वही एक विमर्श शुरू करना जरूरी है, चाहे वो संगठित लोग हैं या उनको वैसे अपने स्तर के ऊपर ऐसी चर्चाएं किए जाने की ज़रूरत है। पंचायती राज के ऊपर भी है कुछ चीज़ों की जिम्मेदारियां, जिला स्तर के ऊपर भी, हर स्तर पे लोगों को एक पहल कदमी अपने मुद्दे के ऊपर, वो उनका हक है, वो उनका अधिकार है। ये देना चाहते हैं कोई चीज़ खैरात के रूप में, वो ये नहीं चाहते कि कोई अधिकार के रूप में इस बात को उठाए। तो लोकतंत्र का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि भाई नीचे के स्तर पे जो लोग उनका जो अधिकार बनता है, उनको जो बजट में उनका हिस्सा है वो उनको दिया जाए। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि भाई हम बजट में पैसे डालते हैं। आप देख लेना कई बार मतलब नौजवान लड़के मोटरसाइकिल पे तेल डलवा 100 का डाल दिया, वो बंद हो गया शाम तक। भाई वो 100 का नहीं है वो तेल, उस 40 रुपए का तेल है, 60 रुपए टैक्स है, तेरा तो खजाने में गया। तो जब तू खजाने में टैक्स रोज डाल रहा है, या कोई, मैं कई बार कहता हूँ, तो अच्छे रोड का अधिकार भी है। चाय की पत्ती खत्म होगी, 20 रुपए की मंगा ली तो 20 की थोड़ी ना है, वो तो 15 की, 5 रुपए टैक्स के थे। अब वो जीएसटी का कलेक्शन सारा मिला। लोग इस रूप में जानते नहीं है कि खजाना हम भर रहे हैं, तो हमें रोजगार का, या जो ये कहते हैं कि फ्री राशन मिल रहा है, वो फ्री नहीं है, वो उनका योगदान है। और वो क्योंकि रोजगार प्रदान नहीं कर रहे। अब मान लो नरेगा का कोई जिक्र नहीं चला हमारे यहाँ भी सेशन के अंदर, नहीं तो वरना ठीक है सेंटर की स्कीम है, आप लिख के वहाँ भेजो ना कि भाई उसके ऊपर आवंटन कम है और रूरल एरिया में रोजगार घट रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो दिया जाए, उसके ऊपर चर्चा नहीं है वहाँ पे। तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी इस बात पे सचेत रहने की ज़रूरत है, और वो नहीं रहते हैं तो हमारा इलेक्टोरेट मतदाता जो है वो उनको अवेयर कराए उस बात से। अभी हम 26 को जैसे नवंबर को किसान मजदूर देश भर में, ये 4थी बरसी है जो पड़ाव डले थे बॉर्डरों के ऊपर 3 कानून के खिलाफ, अब उसको लेके चेतावनी दिवस मनाएंगे। तो इन तमाम सवालों को जो मजदूरों के भी हैं, ग्रामीण गरीबों के भी हैं और किसान के भी, ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य वगैरह के हैं। मैं एक दिन पहले आपसे बातचीत में कह रहा था कि ये जो आर्थिक संकट है इसका हल ऐसे नहीं हो सकता कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो कर्जे भी उन्हीं के माफ़ करते चले जाएं कारपोरेट सेक्टर। आप रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर दो, उनकी जेब में पैसा डालो, ठीक बात है, वो पैसा बाजार में आएगा। तो जो जिसको कहते हैं मांग की कमी है, मतलब इसको क्राइसिस ऑफ डिमांड बोलते हैं जो अर्थशास्त्री हैं, तो वो डिमांड की आपूर्ति करनी जरूरी है, तो उस तरीके से हो सकती है। और बेरोजगारी हरियाणा में सबसे ज़्यादा है, युवा नशाखोरी के अंदर जा रहा है, नशे के ऊपर तो चर्चा ही नहीं हुई। कितना बड़ा सामाजिक समस्या घर घर की बनी हुई है। मैं ये कह रहा हूँ कोई चर्चा में नहीं आ रहा भाई तुम बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, कैसे टैकल करोगे ये तो बता। बेरोजगारी युवा ही नशे की तरफ जा रहे हैं, नशे की तरफ, अपराध की तरफ पूरा का पूरा जा रहे हैं। बहुत बड़ा चिंता का सबब ये हमारे प्रदेश के लिए है। और सभी सूझवान लोगों को, सामाजिक कार्य, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, सबको आगे आके इस बात का संबोधन करना चाहिए कि कौन सी, मतलब कोई चौतरफा रणनीति ऐसी बने, आर्थिक, सामाजिक, रोजगार की भी हो, नहीं तो बहुत खतरनाक दिशा में ये मामला चला जाएगा। जी दोस्तों, ये थी हरियाणा विधानसभा सेशन का एक ओवरऑल बातचीत, और मुझे लग रहा है कि आगे दौड़ भी
पीछे छोड़ काम है ये। और आपको सेशन में क्या खास बात लगी, आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे हरियाणा जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट में ही अगर इतनी सारी चीज़ें खड़ी हैं लोगों की, तो फिर आप जो स्टेट पीछे हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा, ये बहुत चिंता की बात है। तो जो साथी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पुराने लोग दोस्ती बनाए रखें। शुक्रिया, नमस्कार।